बालिकाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, बालकों को भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बालिकाओं को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग आगे पीढ़ी शिक्षित करने के लिए आपका बहुत ज्यादा योगदान है ना। तो सबको शिक्षित होना है, बालकों को भी होना है, बालिकाओं को भी होना है। तो स्पेशली जो है लड़कियों से घर में ज्यादा काम लिए जाते हैं। माता पिता का कहना यह है कि घर के काम करेंगे, स्कूल कम जाएंगे, ऐसा महसूस करती होंगी, करती होंगी। मम्मी ज्यादा काम कराती है घर में, पापा ज्यादा काम कराते हैं, आपसे नहीं कराते हैं, बालिकाओं से कराते हैं। तो ये इस तरह से हम ऐसा काम कर रहे हैं फील्ड में कि लड़कियों को कैसे शिक्षित किया जाए। आपका स्कूल में इनरोलमेंट कम क्यों होता है, स्कूल में कम आती है, ठीक है, अनुपस्थित ज्यादा रहती है, उसके कारण क्या है? आपको आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। शिक्षित होने के क्या लाभ हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप क्या करेंगी, क्या कर सकती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ महोत्सव को, तो आपको कुछ बताएं भूमिका के साथ। थैंक यू डीसी सर को इतना मूल समय हमारे बच्चों के बीच में समय दिए। जैसे कि मेरा नाम कमल सिंह है, जो फील्ड कोऑर्डिनेटर हूँ, जो एजुकेट गर्ल्स संस्थान है, बच्चियों को लेकर आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जो ड्रॉप आउट हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हमें जैसे सर ने बताया कि बच्चियां कुछ ऐसे हैं कि घर में उलझाए रहते हैं, पिताजी बोले चलो आज मत जाओ खाना बनाने के लिए, कोई किसी न कोई काम बांटे रहती है बच्चियों को। उस कारण बच्चियों को मन जो शिक्षा से वो हटते जा रहा है। तो हमारा जो संस्था मुख्य उद्देश्य बच्चियों को शिक्षा से उनको जोड़ना और उनको शिक्षा ग्रहण करना। क्योंकि बच्ची को अगर एक बच्ची पढ़ती है तो एक यहाँ से पढ़ती है, अपने परिवार को शिक्षित करती है, दूसरे बार शादी होने के बाद दूसरी जगह जाती है तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है। तो मुख्य उद्देश्य और आने वाले बच्चियों को पढ़ने का एक जगह से दूसरी जगह जाना उनको शिक्षित बहुत जरूरी चीज है आज। और बहुत उनको जब तक देखो शिक्षित न होगी तो हमें कानूनी ज्ञान और बहुत सारे जैसे हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम किसी तरह का कोई इस तरह की घटनाएं वारदात नहीं कर सकता। इसलिए अभी हम एक स्कूल में एक बाल सभा गठन करना है। इससे बाल सभा में हर बच्चियों को 13 पद रहेंगे। 13 पदों में बच्चियों को अलग अलग पद देंगे। जैसे हमारे से एक बाल पंच है, एक बालिका बाल पंच होगी, प्रबंधक सचिव होगी, जैसे बाल पंच होगी तो पूरे 13 पे लीडर होगी। ऐसी प्रबंधक सचिव होंगे, प्रबंधक सचिव को मालूम अपने स्कूल को कैसे प्रबंध बनाना है वो काम करेंगे, सबको लीड करेंगे। दूसरा है सहायक प्रबंधक सचिव, जो कि प्रबंधक सचिव का सहयोग करेंगे। एक होता है साक्षात सचिव। साक्षात सचिव भी मानो साक्षात ऊपर प्रति ज्ञान बताएंगे और जागरूक करेंगे। साक्षात में सहायक 3 होते हैं। पहले तो स्वास्थ्य सचिव होता है। स्वास्थ्य सचिव एक 2 स्वास्थ्य सचिव होते हैं, जिसमें 2 बच्चियों को स्वास्थ्य सचिव बनाया जाएगा, जिसमें पूरी क्लास के और पूरी कक्षाओं को गतिविधियों को स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि लोग स्वास्थ्य संबंधी नखून नहीं काट के आते हैं, तो आप उनको बोलो देखिए ऐसा करो, आप नखून काटिए। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कपड़े हम कहते हैं एक ही जोड़ी कपड़े ऊपर है, उसको कपड़े को धुलने के साथ उसको ध्यान दिला कि आप कपड़े का धुल गया है, यहाँ से विद्यालय से जाकर आप जाकर धो लें। तो उसका काम ये रहेगा क्या जो बच्चों को अगर बोलते रहेंगे तो क्या बच्चों को एक्सपीरियंस कि मुझे कोई बोले मुझे कपड़े धुले, या कुछ बहुत छोटे बच्चे कुछ होते हैं वो उनको समझ जाए नहीं होती है, अगर उनको स्वयं जाए स्वयं धुलने जाए तो माता पिता धुलवा दें, हो गया। और एक खेल सचिव का कार्य रहेगा जो पूरे स्कूल की गतिविधियों को खेल को सुचारू रूप से करवाना, खेल को कैसे गतिविधियां करवाना, खेल संबंधी उसकी जवाबदारी रहेगी। वो पूरे विद्यालय के खेल के संबंध रहेंगे। खेल जो उसका सहायक सचिव होगा, वो सहायक सचिव को सहयोग करेगा कि खेल की गतिविधियों को कैसे करना है। उसमें रहेगा बताइए खेलना जरूरी है नहीं जरूरी है? खेलना आवश्यक है। पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति गया, कहा मुझे गीता ज्ञान प्राप्त करना है, नॉलेज प्राप्त करना है, लेकिन शरीर से बहुत दुर्बल था। विवेकानंद बोलते हैं कि पहले जो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हो वहां जाकर के पहले फुटबॉल खेलो, अच्छा एक्सरसाइज करो, अपना स्वास्थ्य बनाओ, इसके बाद फिर नॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। खेलने से कुछ हमारे गुणों का विकास भी होता है। कौन कौन से? जैसे कि सहयोग की भावना, खेल खेलते हैं ना, ईर्ष्या की भावना हटाना, खेल में प्रतिस्पर्धा होती है कि हम आगे निकलें, लेकिन दूसरे का सहयोग करते हुए ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं। इस सब के साथ खेल में बहुत सारी हम शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, आप क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट में कितने रन बने, कितने रन बनाने की और आवश्यकता है,
तो जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया भी आप सीखेंगे उसके साथ साथ। इस सबके साथ मनोरंजन होते होते आपका शरीर भी पौष्टिक पुष्ट होगा, ठीक है, स्वस्थ होंगे, अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो पढ़ने में अच्छा मन भी लगेगा, है ना। तो पहला तो ये समझ लीजिए कि जैसे बाल सभा है, बाल सभा के अंतर्गत आपको जो जो पद दिए जाएंगे उस पद पर आप एक नेतृत्व की भावना से, जैसे मान लीजिए किसी को सचिव बना दिया, खेलेंगे तो सब, लेकिन खेल सचिव का काम ये रहेगा कि खेल को आयोजित करना और अपने सभी सहेलियों के साथ, सहपाठियों के साथ मिल करके उस खेल को अच्छी तरह संपादित करना, उसका नेतृत्व करना, ठीक है। तो साक्षरता सचिव, जो पढ़ने में लड़की अच्छी हो तो उसको किसी बात से कम बनता है, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता है, उसका सहयोग करें। आपस में सहयोग की भावना होना बहुत जरूरी है। जैसे आपसे पढ़ते बनता है और आपसे पढ़ते नहीं बनता है, तो आप इनको मोटिवेट करिए, प्रेरित करिए, सिखाइए, है ना। जब बताएंगे, पता ये है स्टेशन होता है, जिन बच्चों से नहीं बनता है पूछते कम है, तो जब तक आप पूछेंगे नहीं तो सर बताएंगे नहीं या कोई भी नहीं बताएगा। तो सर से मान लो कि आपको लगता है स्टेशन है कि सर से पूछने में आपको डर लगता है, डर तो होना नहीं चाहिए, फिर भी आपको थोड़ा सा कहीं कहीं भय है, तो अपने सहपाठियों के साथ आपकी क्लास में जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं उनसे आप आसानी से आप वार्तालाप करके, संवाद करके उस चीज को, उस टॉपिक को, उस अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। दूसरा है और सांस्कृतिक सचिव। सांस्कृतिक सचिव जो सांस्कृतिक सचिव, सांस्कृतिक है क्या? पहले ऐसे सांस्कृतिक उनको मालूम नहीं कि सांस्कृतिक क्या है। तो जो जैसे अपने लोग गतिविधि, जो कोई गाना गाता है या कोई गाने से संगीत का या कोई किसी को रुचि लेता है, तो उसका जो रहेंगे, जो उसका सचिव रहेगा, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, गीत का आयोजन कराते हैं, अंताक्षरी होती है, कविता वाचन होता है, कहानी आप बोलते हैं, है ना। इस तरह से कार्यक्रम होते नहीं विद्यालय में, यदि ना होते हो तो शनिवार को या कोई एक दिन निर्धारित कर लीजिए, शनिवार को उसको कराइए, वो जरूरी है सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, ठीक है। तो उसके लिए एक सचिव, तब एक बालिका नॉमिनेट होगा और पूरे उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करेगी। आप स्वयं उसका संचालन करिए, आप बुलाइए, पहले नाम लिखिए, सब प्रस्तुति दीजिए, ठीक सर, इस तरह से ऐसे थोड़ा सा इनको समझ में आए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है क्या, फिर अपने दायित्व को समझिए। एक रहेगा मीना बाल प्रेरक। मीना बाल प्रेरक इसमें जो 13 सदस्य रहेंगे, तो 13 सदस्यों को अपनों को याद दिलाते रहेंगे आपका कौन कौन सा अहम पद है, उस पद, आपके पद के अनुसार कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, आपको क्या करना है। जैसे कोई खेल सचिव हो तो उसको याद दिलाएगी मीना प्रेरक कि आप खेल सचिव हो तो आपको खेल गतिविधियां करवाएं। जो स्वास्थ्य के सचिव होगा तो उनको गतिविधियां को ध्यान दिलाए, ऐसे पद रहेंगे, तो उनको गतिविधि ऐसे अपने क्या है, तो हम आप सब मिलकर इसको संस्था को और मतलब पूरे स्कूल को, ये 13 बच्चियां लोग गाइड करेंगे, ठीक है ना। और बीच बीच में हम आएंगे, और जितनी बच्चियां नहीं आती हम, जैसे अभी आज देखो पुरानी लिस्ट में हमने देखा कुल 3 बच्ची आई हैं, बाकी 10 बच्ची नहीं आई हैं। तो देखो अभी आप लोग इस नाम लेके, बहुत बड़े जो साथी थे तो आप लोगों का नाम लेकर ले गए, लेकिन मैं पुनः आप लोगों से प्रयास करूंगा कि मैं शुरू से दिखाऊं, कि पुनः चुनाव करवाऊं, और मैं आशा करूंगा कि दोबारा मैं चुनाव करवा दूं, ताकि आप लोग जानो हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको प्रैक्टिकल चुनाव कैसे होता है। पहले जैसे हमारी कोई भी गतिविधियां करा रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि उपस्थिति, तो उपस्थिति के पीछे ये पता लगाना है कि क्यों विद्यालय नहीं आते, तो संपर्क करके अभिभावक से कारण क्या है इसके पीछे। कभी कभी मजबूरी भी रहती है, ये आना चाहती है लेकिन हो सकता है कि इनके पिताजी कहते हैं खेत में काम करना ज्यादा जरूरी है, वहां भेजते हैं, तो उनको भी समझाना, घर में समझाना, इनकी पहली उपस्थिति बढ़ाना, 100% उपस्थिति होनी चाहिए आपकी विद्यालय समय में। विद्यालय देखिए पहले भी हम कोरोना काल में बहुत ज्यादा संकट झेल चुके हैं, और हमारी शिक्षा तो बहुत ही प्रभावित हुई है कि नहीं। सौभाग्य से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पुनः विद्यालय खुल गए हैं, कोरोना का केसेस कम आ रहे हैं, हमको गाइडलाइन का पालन करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी कोरोना गाइडलाइन है, क्या क्या जरूरी है, मास्क लगाना है, 6 फीट की दूरी रखना है, थोड़ा दूर दूर बैठना है, और आपको भोजन के पहले हाथ धोना है, जब ये हाथ आप यहाँ कभी भी ऊपर ले जाएं, है ना, भोजन करने के लिए इसको आंख में मुंह में हमेशा नहीं लगाना है,
इसको आप धोते रहिए हाथ को, इससे ही ज्यादा वायरस फैलता है। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे आप हमेशा, थोड़ा दूरियां बना कर रखेंगे। यदि कोई बीमार होती है, बालक बालिका कोई भी छात्र हमारे बीमार होते हैं, बुखार आती है, तो आपको विद्यालय नहीं आना है जब तक आप स्वस्थ न हो जाएं। स्वस्थ है तभी विद्यालय आइए, और स्वस्थ है तो जरूर विद्यालय आना है, ये भी है, बहाना नहीं करना है, ठीक है ना। और इस सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ तो पहले तो हमेशा आप फर्स्ट ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप में प्रतिदिन स्कूल आना पहला काम, और स्कूल समय तक रहना है दूसरा काम। ये नहीं कि थोड़ा आए फिर चले गए फिर लौटेंगे, ये फोकस करिए। दूसरे नंबर में अपनी सब्जेक्ट पर आइए, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर ध्यान दीजिए। हमारे सिलेबस में क्या है, आज क्या पढ़ाए हैं सर, होमवर्क क्या दिए हैं, डेली रूटीन एक बनाइए बिल्कुल क्रम से। प्रतिदिन होमवर्क सर से लीजिए। सर देने के लिए भूल जाते तो आप स्वयं पूछिए हमारा होमवर्क क्या है कल का। होमवर्क नोट कर लिए, होमवर्क करके आइए और लिख करके याद करके सबको सुनाइए सुबह। फिर जो पाठ पढ़ाते हैं पढ़िए, दूसरे दिन फिर होमवर्क लेना। ये क्रम डेली निर्धारित करना है। अपने घर में भी आपको एक टाइम, स्कूल का टाइम टेबल है ना, पीरियड लगते होंगे, घंटी बजती है कि किस पीरियड में कौन सा आ रहा है पढ़ाने के लिए। इसी तरह का टाइम टेबल आपके घर में भी होना चाहिए। एक निर्धारित समय बनाइए, और निर्धारित समय के साथ निर्धारित जगह भी होना चाहिए, जिसे हम नाम दिए हैं शिक्षा का कोना। नाम सुने हैं शिक्षा का कोना? पूरे घर में एक निर्धारित हमारी जगह होनी चाहिए जहां पर हम अपने पुस्तकों को रखें और वहीं बैठ करके पढ़ें। पता ही नहीं चलता है, लगता है कहीं भी हम रख दिए किताब कॉपी, पढ़ कहीं भी रहे हैं, हमको पता नहीं है। तो एक निर्धारित जगह बनाइए, वहां पर पुस्तकों को रखिए, अपने कपड़े रखिए और अध्ययन करिए। एक समय बनाइए कि इतने बजे से इतने बजे तक बैठ करके पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक मम्मी का सहयोग करना है, घर के काम में हाथ बटाना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमारी जो दिनचर्या है, नहाना, भोजन करना इत्यादि, उसको करना है। एक टाइम टेबल के अंतर्गत घर में भी काम करिए। इस तरह से आप काम करेंगे तभी आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।